हाँ जी स्टूडेंट्स, आज आवाज आ रही मेरी अब? यस सर। जी सर, आ रही है। अब क्लियर है ना आवाज आज? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा चलें, आज ही हमने जो है ना वो मार्केट रिस्क मैनेजमेंट जो है वो करना है। लास्ट लेक्चर में हमने मार्केट रिस्क को पढ़ा था, उसके सोर्सेज को पढ़ा था, उसकी मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था और उसकी ज़रूरत के बारे में पढ़ा था कि मेजरमेंट जो है उसकी क्या ज़रूरत है या क्यों की जाती है। तो आज जो है वो हम मार्केट रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो इसके अंदर अब हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, तो जो कॉमन सोर्सेज है उसमें एक इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन है मार्केट रिस्क की। नंबर टू जो था वो फॉरेन एक्सचेंज का था। नंबर थ्री पे जो था वो कमोडिटी प्राइसेस का था और इक्विटी प्राइसेस का था। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो मार्केट रिस्क मैनेजमेंट है वो हम जो फॉरेन एक्सचेंज है, जिसको हम करेंसी के लिए लेते हैं कि फॉरेन करेंसी में अगर बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हो रही हो तो उसको हमने कैसे लेना है। अब उसके लिए सबसे पहले करेंसी रिस्क या फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हम ये देखेंगे कि अब ये किन किन कंपनीज को जो है वो फेस हो सकता है। तो उसमें हर वो कंपनी जो चीजें, किसी भी मुल्क की कंपनी जो चीजें एक्सपोर्ट करती है उसको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क या करेंसी रिस्क जो है वो हो सकता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर हम मसूर टेक्सटाइल मिल्स है, चिनाब है, क्रीसेंट है, इंटरलूप है। ये सारी की सारी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सपोर्ट करती हैं। अब उसमें क्या होता है, वो जब अमेरिका में, इंग्लैंड में या किसी भी बाहर के मुल्क में वो जब चीजें बेचते हैं तो उसकी जो मीडियम ऑफ पेमेंट होता है यूजुअली वो ज्यादातर फॉरेन करेंसी होता है। यूएस डॉलर हो सकता है, वो यूरो हो सकता है, वो पाउंड हो सकता है, वो कोई और फॉरेन करेंसी हो सकती है। तो अब इस वजह से क्या होगा कि क्योंकि अब वो जो डॉलर की प्राइस है वो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है डेली बेसिस पे उसमें फ्लक्चुएशन आती है। तो इस वजह से अब वो जो है उसमें अप एंड डाउन, और हमने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में बात की थी कि जो अनफेवरेबल मूवमेंट है, अब इस कंपनी के लिए अनफेवरेबल मूवमेंट ये है कि जिस दिन उन्होंने चीजें बेची थी, एक्सपोर्ट्स की थी, उस दिन डॉलर की प्राइस 160 थी। और आपको पता है वो पेमेंट फौरन नहीं आती बल्कि उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, 4, 6, 8, 10 हफ्ते लगती हैं। अब हो सकता है कि जिस दिन वो पेमेंट आपको रिसीव हो तो उस दिन जो डॉलर प्राइस है वो डिक्रीज होके 150 पे आ जाए या वो 160 से नीचे आ जाए। इस सूरत में अब वो जो कंपनी है वो ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क या करेंसी रिस्क जो है वो फेस कर रही है। उसके मुकाबले में एक और कंपनी जो इंपोर्टर है गुड्स और सर्विसेज की, अब आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी रोजमर्रा की अशिया हम जो है वो इंपोर्टेड ही इस्तेमाल करते हैं। जिसके अंदर अगर हम कॉमनली देखें तो ये मोबाइल फोन्स हैं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये एंड्रॉयड हो गया, एप्पल हो गया, इसका कोई प्लांट नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे जो हैं ये इंपोर्ट किए जाते हैं। वो जितने भी इंपोर्ट्स होती हैं, अब वो कंपनीज यूजुअली क्या करती हैं, जब वो चीज़ों इंपोर्ट करती हैं तो वहां पे भी अब ये अपने मुल्क की लोकल करेंसी पाक रुपए में पेमेंट करने की बजाय वो डॉलर, यूरो या कोई और फॉरेन करेंसी जो है उसको मीडियम ऑफ पेमेंट रख लेते हैं। जिससे क्या होता है कि वो अब उसकी क्योंकि ट्रांजैक्शन में फॉरेन एक्सचेंज शामिल हो जाता है तो इस वजह से उनको फ्लक्चुएशन का डर रहता है। अब जो इंपोर्टर है उसके लिए अब अगर डॉलर की प्राइस कम होती है वो रिस्क नहीं है, बल्कि उसके लिए रिस्क ये है कि जिस दिन उसने ऑर्डर प्लेस किया था, अगर से उस दिन डॉलर जो था वो 160 का था और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक्सपोर्ट की एक टाइम पीरियड होता है पेमेंट्स का, इसी तरह इंपोर्ट के लिए भी पेमेंट का टाइम पीरियड हो सकता है जिस दिन वो पेमेंट करनी हो उस दिन जो रेट हो वो 160 की बजाय अब 65 पे चला जाए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो एडवर्स मूवमेंट आएगी उससे जो इंपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं उनको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है
उसका सामना हो सकता है। फिर उसके बाद थ्रू हैविंग एंड ओवरसीज सब्सिडरीज। अब आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर भी, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो कॉमन जो है उसमें नेस्ले है। अब नेस्ले का आपको पता है कि ये, हम खुद कहते हैं कि नेस्ले जो है ये एक फॉरेन कंपनी है, इसका जो हेड ऑफिस है वो मुल्क से बाहर है। तो अब वो बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही है वो अब सब्सिडरी है। अब नेस्ले की आप कोई भी प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो वो आपको पाक रुपी में मिलती है, लेकिन उसके मुकाबले में जब वो अपने हेड ऑफिस में पेमेंट्स भेजती हैं तो वो पाक रुपी को कन्वर्ट करती हैं डॉलर्स में। अब जब वो डॉलर्स में उसको कन्वर्ट करते हैं सेल्स को, तो अगर डॉलर की प्राइस बढ़ जाए तो वही सेल जो है वो कम हो जाती है, और अगर डॉलर की प्राइस बढ़ जाए तो उतनी ही लोकल करेंसी की सेल जो है वो बढ़ जाती है। तो अब ये हर वो कंपनी जो मल्टीनेशनल है, यानी जिसके एक से ज्यादा ममालिक में ऑपरेशन है, उसको भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और करेंसी रिस्क का जो है वो सामना हो सकता है। और ये दोनों तरफ है। अब नेस्ले का हमने कहा वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उसका यहाँ पे है। इसी तरह अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अब बहुत सारी बैंक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चैनवन है, चैनवन का एक स्टोर जो है वो अब यूएई में भी है। तो अब यहाँ की भी जो लोकल कंपनीज हैं उनके भी ऑफिस जो है या उनके भी ऑपरेशन जो है वो फॉरेन में है। तो दोनों सूरतों में, चाहे वो लोकल कंपनी का किसी बाहर के मुल्क में कोई सब्सिडरी हो या बाहर की जो है कोई मल्टीनेशनल कंपनी का हमारे अपने मुल्क में हो, दोनों कंपनीज को जो है वो एट ए टाइम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है उसका सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन इन ओवरसीज कैपिटल मार्केट्स। अब आपको पता है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से पहले सिर्फ क्या होता था, जो इन्वेस्टर था उसके पास ऑप्शन होती थी कि वो पाकिस्तान के अंदर अगर है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो कराची स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद यहाँ पे भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनने से पहले इस्लामाबाद में भी स्टॉक एक्सचेंज थी, जो कि अब इसी की सब्सिडरी बन गई है कराची स्टॉक एक्सचेंज की, इस तरह लाहौर में है। तो अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो पाकिस्तान का इन्वेस्टर है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बल्कि वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वो टोक्यो की स्टॉक एक्सचेंज है, वो किसी और बड़े मुल्क की जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो वहां पे भी अब यहाँ से बैठ के इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अब ये जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो अगर वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में करेगा तो वहां पे जो उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो उनकी लोकल करेंसी में करनी पड़ेगी। तो अब इस तरह जब हम इस चीज को देखें तो अब ये कई ऐसे मीन्स हैं जिनसे एक कंपनी जो है उसको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है वो हो सकता है। अच्छा, जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, और ये आई एम श्योर कि आप लोगों ने प्रीवियसली भी ये बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। अब ये अगर हम देखें तो इसके अंदर एक टर्म हमने एक्सप्लेन किया है जिसको हम बोलते हैं स्पॉट रेट्स। और ये जो स्पॉट रेट है इसको सिंपली हम अगर हम कहें तो ये एक एक्सचेंज रेट होता है जो रिलेटिवली लोकल करेंसी का फॉरेन करेंसी के अंदर होता है या फॉरेन का। इसके अंदर याद रखिएगा जब भी हम स्पॉट रेट की बात करेंगे तो उसमें दो करेंसीज का आपस में कंपेयर करेंगे और उसमें एक करेंसी का यूनिट हमेशा वन होगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ये आपको जो बाकी आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज है या कोई भी कोर्स पढ़ रहे हैं वहां पे ये रूल यूनिवर्सल रूल है कि आप जब दो करेंसीज को आपस में कंपेयर करेंगे तो एक करेंसी जो है उसका यूनिट वन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम पाकिस्तान की देखें तो पाकिस्तान में आपको पता है डेली बेसिस पे डॉलर के, अपना पाउंड के, हर एक के जो है वो रेट्स आते हैं। वो क्या होते हैं, अगर हम आज बात करें तो हम कहते हैं जी 165 का एक डॉलर हो गया। अब वो डॉलर एक यूनिट है और उसके मुकाबले में जो दूसरी करेंसी है वो पाक रुपी है, तो 165 रुपए पाक रुपी के एक डॉलर के बराबर है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, एक करेंसी जो है वो यूनिट वन की थी। और यहाँ पे भी अगर आप एग्जांपल देखें तो इसमें हमने यूएस डॉलर स्लैश ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूएसडी स्टैंड्स फॉर
यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और जीबीपी जो है वो डेट स्टैंड्स फॉर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो अब इसके अंदर याद रखेगा, जब ये इस तरह की कोई टर्म लिखी जाएगी तो हैश या स्लैश के बाद जो करेंसी होगी वो हमेशा 1 यूनिट होगी। यानी इसको अगर हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि 1.5843 जो है उसका 1 पाउंड मिलेगा, यानी 1.5843 डॉलर का 1 यूनिट। अब इसको भी अगर आप देखें तो इसके अंदर भी अब स्लैश लगा के 2 रेट हैं, एक रेट कम है, एक रेट ज्यादा है। तो याद रखिएगा, जो लेफ्ट का रेट होता है ये बाइंग का रेट होता है, और जो राइट साइड पे लिखा जाता है ये सेल का रेट होता है। ये बाइंग और सेल जो होती है ये ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचनी है। असल जो स्टॉक एक्सचेंज का है, जिस जो अपना मनी चेंजर है, ये उस मनी डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर वो डॉलर जो है एक अपना जो है वो पाउंड बाय करेगा तो उसके अगेंस्ट वो 1.5843 डॉलर जो है वो देगा, और उसके मुकाबले में अगर कोई उससे खरीदना चाहता है, यानी वो अगर सेल करेगा तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा। और अब आप देखें तो इन दोनों में कुछ फर्क है। ये जो पॉइंट्स का फर्क होता है ये बेसिकली उस मनी चेंजर का या ट्रेडर का प्रॉफिट होता है। और आपने अब जो ट्रेडिंग का बिजनेस पढ़ा है उसके अंदर भी यही होता है कि आप एक कम प्राइस पे एक चीज जो है वो खरीदते हैं और आगे उसको ज्यादा प्राइस में बेच देते हैं। तो यही चीज यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक एग्जांपल को हमने एक्सप्लेन किया है कि अगर $100 लेने हैं तो उसको 631.19 जो है वो ये अब डिवाइड किया गया है, उसके अगर सेल करने हैं तो उस रेट से डिवाइड कर दिया गया है। तो अब देखें तो अगर उसको कोई बेचेगा वो उसको 630.99 पाउंड देगा, लेकिन अगर वही डॉलर उससे कोई खरीदेगा तो उसको उसके लिए 631.19 पाउंड्स जो है वो पे करने पड़ेंगे। और ये जो डिफरेंस है ये बैंक का, मनी चेंजर का, जो भी वहां पे है बिजनेसमैन, उसके लिए जो है ये 20 पेंस जो है, ये बेसिकली पी जो है अब ये पेंस के लिए होगा जब पाउंड की बात हम करेंगे। तो ये आप ये कह सकते हैं ये अब उसका प्रॉफिट है, और उसके अलावा वो कमीशन भी चार्ज कर सकता है, और कोई भी इस तरह की जो चीज है वो उसको चार्ज कर सकता है। हाँ जी, यहाँ तक अगर किसी को पढ़ने सुनने में कोई मुश्किल है वो देख ले इस एग्जाम्पल को। क्लियर हो गई ये? मेरा ख्याल है आप लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज में भी इनको डिटेल में किया होगा, तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है अब। क्यों जी, क्लियर है सबको? जिस तरह एक स्पॉट रेट होता है इसी तरह एक फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट होता है। फॉरवर्ड जैसा कि नाम से है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट से मुराद ये एक फ्यूचर टाइम के लिए आप एक्सचेंज रेट तय कर लेते हैं टू बाय और सेल ऑफ अ स्पेसिफिक करेंसी। जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है ये फ्यूचर के लिए होता है। स्पॉट रेट जो होता है वो एक खास दिन टाइम के लिए होता है। मसलन आज के लिए जो रेट होगा उसको हम स्पॉट रेट बोलेंगे, और अगर आज से एक हफ्ते के बाद का हम कोई रेट आपस में डिसाइड करते हैं तो उसको हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट बोलेंगे।